A322 सीरीज के विमानों को लेकर अब एयरबस का एक अलर्ट जारी हुआ है। एयरबस A322 विमानों में सोलर रेडिएशन का खतरा है और सोलर रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल डेटा करप्ट हो सकता है। इंडिगो एयर इंडिया के पास है A322 सीरीज के विमान। भारत में 250 से ज्यादा उड़ानों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। A322 सीरीज के 6000 से ज्यादा विमान इससे प्रभावित होंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट होने तक उड़ान में देरी हो सकती है। विमान कंपनियों ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट की जानकारी ले। भारत में इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें अब परेशानी झेल सकती हैं क्योंकि A322 परिवार के फ्लीट में एक तकनीकी खामी मिली है। फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने बताया कि तेज सूरज की किरणें कुछ प्लेन्स की फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए जरूरी डेटा को खराब कर सकती हैं। ये डेटा अगर गलत हो जाए तो विमान के कंट्रोल पर असर पड़ सकता है। देश में 560 से ज्यादा A322 प्लेन्स उड़ते हैं और इनमें से करीब 200 से 250 प्लेन्स को तुरंत जांच और बदलाव की जरूरत है। कुछ में सॉफ्टवेयर बदलेगा और कुछ में हार्डवेयर रिप्लेस किया जाएगा। इस दौरान प्लेन्स को ग्राउंड करना पड़ेगा, इसीलिए उड़ानें लेट होंगी या फिर कैंसिल भी हो सकती है। तो एक ये सॉफ्टवेयर है, इसको अपडेट करने की जरूरत है। जो A322 सीरीज के जो विमान हैं उसको लेकर अब एयरबस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि भाई जो A322 सीरीज के विमान हैं उनकी फ्लाइट्स या तो डिले हो जाएंगी या फिर कैंसिल हो सकती है क्योंकि सोलर रेडिएशन का खतरा इसमें है। अब जब तक ये अपग्रेड नहीं होगा, जब तक ये अपडेट नहीं होगा, तब तक अब जो यात्री हैं उनको ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। ये प्रभावित हो सकता है क्योंकि करप्ट हो सकता है डेटा अगर ये अपडेट नहीं हुआ या इसमें सुधार नहीं किया गया, क्योंकि एक तकनीकी खामी इससे बताया जा रहा है। इंडिगो एयर इंडिया के कई विमान इस सीरीज के हैं और इसको लेकर अब एयर इंडिया ने भी देखिए एडवाइजरी जारी कर दी है एयर बस के बाद, और एयर इंडिया ने इस एडवाइजरी को जारी किया है और यात्रियों के लिए ये कहा गया है कि भाई आप जो है पहले मालूम कर लें घर से निकलने से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो डिले फ्लाइट के साथ ही कैंसिल भी हो सकती है। तो ऐसा ना हो कि आप एयरपोर्ट पहुंचें और वहां जाकर आपको पता चले कि फ्लाइट कैंसिल है, इसलिए अपडेट रखना ज़रूरी है। तो 40% विमान जो हैं वो रीसेट होंगे, उनको ग्राउंड पर रहना होगा, इसलिए ये एक जो फेरबदल हो सकता है, बदलाव हो सकता है। रेडिएशन का इसमें डर है जिससे डेटा करप्ट हो सकता है। A322 में सोलर रेडिएशन का बड़ा खतरा है, सूरज की रोशनी का असर इस पर पड़ सकता है। और DGCA का एयरबस विमानों को लेकर आदेश। एयरबस A318, A319, A320, A321 के लिए यह आदेश है। एयरबस विमानों के एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर बदलें। जिन ऑपरेटर्स के पास ये मॉडल वो EAC बदलें। DGCA EAC बदलने तक विमान का संचालन ना हो। EAC बदलने की जानकारी APM में भी दर्ज की जाए। तो अब DGCA ने भी आदेश जारी किया है और एयरबस विमानों के लिए एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर जो हैं वो बदले जाएं। बिना ऑपरेटर्स के पास ये मॉडल वो EAC बदलने तक विमान का संचालन नहीं हो। DGCA ने साफ ये बात कह दी है। तो इसका सीधा मतलब ये कि तब तक जो है वो फ्लाइट हो सकता है या तो डिले या फिर कैंसिल हो जाए। तो ये वो सीरीज़ है 318, 319, A320, 321 इनके लिए है, क्योंकि अब रेडिएशन का खतरा है, डेटा करप्ट होने का खतरा है और सबसे बड़ी बात कि इसका असर इंडिगो एयर इंडिया इसकी फ्लाइट्स पर ज़्यादातर पड़ने वाला है। इसीलिए अब इसको लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एयरबस विमानों को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है और अब जो जितने भी यात्री हैं उनको अपडेट रहने की बहुत ज़रूरत है। एयरबस विमानों के एलिवेटर एलेरॉन कंप्यूटर बदले जाएं और DGCA ने अब ये बयान दे दिया है। और सॉफ्टवेयर समस्या पर एयर इंडिया का एक और बयान सामने आया है। एयर इंडिया ने कहा कि हमारे लिए सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। दुनिया भर में A320 फैमिली एयरक्राफ्ट में ज़रूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रीअलाइनमेंट के लिए EASA और एयरबस के निर्देशों के बाद हमारे इंजीनियर इस काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। हमने अपने 40% से ज़्यादा एयरक्राफ्ट पर रीसेट पहले ही पूरा कर लिया, जिन पर इसका असर पड़ेगा। हमें भरोसा है कि EASA की ओर से तय टाइमलाइन के अंदर पूरे फ्लीट को
कवर कर लेंगे। एयर इंडिया इस बात की पुष्टि कर सकता है कि इस काम की वजह से हमारे पूरे नेटवर्क में शेड्यूल पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। तो एयर इंडिया का भी अब बयान आया है। एयरबस के जितने भी विमान हैं इस सीरीज़ के A321, A320, तो इस पर इसका असर पड़ेगा। अब इसको अपडेट करना होगा और तब तक जो है उड़ान नहीं हो सकती है। एयरबस A320 ग्लोबल सॉफ्टवेयर इशू पर एविएशन एक्सपर्ट हर्षवर्धन ने कहा कि ये एक बहुत बड़ा सीरियस ग्लिच है और मुझे खुशी है कि इसका समय पर पता चल गया, क्योंकि इससे एक बड़ी मुसीबत हो सकती थी। और कुछ क्या कहा सुनाते हैं आपको। Well, it's a very serious glitch, and I'm glad it was detected in time, because it could have resulted into serious catastrophe, because the elevator and aileron control system, which is showing the problem because of this glitch, controls the leveling of the aircraft. You know, the altitude maintenance is done by this control mechanism. And suddenly, if it becomes uncontrolled, it can, it starts moving to the nosedive situation, and pilot sometimes doesn't have a control on it. और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। कैप्टन कबीर मलिक एविएशन एक्सपर्ट हैं। कैप्टन कबीर, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। एक जो ये बड़ा ग्लिच है और जिसकी वजह से जाहिर है सबसे ज़्यादा असर जो है वो जो जितने भी यात्री होंगे उन पर पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफलाइन है, यहाँ से वहाँ जाना जो है अब बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे इसका अब अपग्रेड होगा, कैसे ये अपडेट होगा और क्या वजह है इस बड़े ग्लिच की वजह? देखिए, पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगा सभी एयरलाइंस का कि समय रहते इस बात का पता चला और एयरबस ने इसके लिए एक एडवाइजरी नोटिफिकेशन जारी किया बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि 30 अक्टूबर को, जैसे आपको मालूम है, एक जेट ब्लू एयरलाइन का एयरक्राफ्ट जो है अचानक से उसने अपनी हाइट और अपना कंट्रोल खो दिया था 5-6 सेकंड के लिए। और उसी 5-6 सेकंड के दौरान क्या हुआ था कि काफ़ी जो पैसेंजर्स थे वो इंजर्ड हो गए थे और उनको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। ये एयरक्राफ्ट जो है आपका मास्को से और न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जा रहा था और उसकी एकदम इमरजेंसी लैंडिंग करने के लिए उसको फ्लोरिडा के टेम्पो एयरपोर्ट के ऊपर उसको लैंड करवाना पड़ा। और जितने भी इंजर्ड पैसेंजर्स थे उनको इमरजेंसी के अंदर ट्रीटमेंट फर्स्ट एड देना पड़ा। और जब एयरबस ने इसके ऊपर रिसर्च की और पता लगाया कि इसके अंदर पायलट की कमी है या कोई और प्रॉब्लम है, क्या हुआ, तो बहुत जल्दी ये पता लगा लिया उन्होंने कि ये जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है ये सोलर रेडिएंट की वजह से, रेडिएशन की वजह से इस एयरलाइन एयरबस सीरीज के अंदर आई है। तो उनकी रिसर्च और जितने भी डाटा एनालिसिस और ब्लैक बॉक्स की फ्लाइंग प्लान को उस टाइम को उन्होंने जब रीड किया तो ये खामी पाई गई और उन्होंने तुरंत ही एक एडवाइजरी जारी करी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और जो कि AFF को भी दिया गया, जो अमेरिकन फेडरेशन ऑफ एविएशन को भेजा गया, और यूरोपियन संघ जितनी भी है, यूरोप सेफ्टी एसोसिएशन को भी भेजा गया। और उन्होंने ये एडवाइजरी सभी एयरलाइंस को दी है जिनको इन्होंने सारे अपने एयरक्राफ्ट दिए हुए हैं। इस सीरीज के एयरक्राफ्ट तकरीबन 6000 एयरक्राफ्ट हैं जो पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 600 एयरक्राफ्ट हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें से 250-300 एयरक्राफ्ट इंडिगो के पास हैं और बाकी जो एयरक्राफ्ट हैं वो अपने एयर इंडिया के पास है। तो एक बहुत बड़ी तादाद का फ्लीट है। अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है। अभी आपको पता है हमारा जो जून में हादसा हुआ था, क्या नाम है, अहमदाबाद में जो हादसा हुआ था 12 जून को, जी, हुआ था, वो हादसा भी एक नेग्लिजेंसी था, अनदेखी का एक नुकसान हमारे को उठाना पड़ा था। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा इन एयरलाइंस का भी, एयरबस कंपनी का भी, अपनी DGC का भी, जो इतनी मुस्तैदी से इतनी जल्दी इन्होंने एक्शन लिया और एयरलाइन इसके अंदर सपोर्ट कर रही हैं। बेशक इसके अंदर एक फाइनेंशियल नुकसान हमारा होगा एयरलाइंस का, लेकिन देखते हैं कि हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी होगी, एविएशन में कोई अनहोनी घटना ना घट जाए, उससे हमारा बचाव होगा, पैसेंजर्स को कॉन्फिडेंस आएगा हमारी एयरलाइंस के ऊपर और उसको अपडेट करने के बाद ये मुस्तैदी से बाद में चलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा इनका एक डायलॉग डिलीवरी, यानी कि एक सबक लिया है जो अहमदाबाद में जो कुछ हुआ जून में, वो हम सब जानते हैं और कितना बड़ा खमियाजा उसका भुगता है। बहुत बड़ा, सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग भी उसमें सवार थे।
तो जी बहुत जी बड़ा जी खामियाजा वो था और वो बहुत बड़ा हादसा था। तो ये जी ज़रूरी है, हम समझ सकते हैं। लेकिन अब जो फ्लाइट जो हैं वो कैंसिल हुई हैं या वो डिले होंगी, तो जी। अब कब तक का इंतज़ार जो है पैसेंजर्स को करना देखिए होगा? देखिए एयरबस कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी है। ये एयरबस कंपनी के इतिहास में 55 ईयर्स इस कंपनी को हो गए चलते हुए, पहली बार ऐसा देखने को मिला है। हो सकता है किसी चीज में रेडिएशन कुछ ज्यादा है। रेडिएशन इफेक्ट सोलर का हर चीज के ऊपर होता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना जाएगा और उसकी डेंसिटी कितनी आएगी, उसके मुताबिक है स्पेयर पार्ट्स को और उसको आपके हर सिस्टम को एयरक्राफ्ट के बनाया जाता है। लेकिन जो एयरबस सीरीज 319, 320 और 321 के कुछ सीरीज के एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर इसका इम्पैक्ट ज्यादा आया है और इसी वजह से नोज डाइविंग सिचुएशन आई थी। उसके देखते हुए अगर देखा जाए तो इसके अंदर अपग्रेडेशन 4 से 5 दिन मुझे लगता है, 2 से 3 दिन मुझे बोल रहे हैं लगता है। लेकिन हमारे पास इतना बड़ा एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, अगर उनको करेंगे भी तो 4 से 5 दिन मिनिमम इसमें जरूर लगेंगे। तो तब तक हमारे जो पैसेंजर्स हैं हिंदुस्तान के और बाहर के जो लोग हैं उनको भी 4 से 5 दिन का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन लोगों ने अपनी एडवांस में टिकट कराई है वो डिसहार्टेड ना हो, बहुत एक्साइटमेंट या अपने आप को बहुत प्रोवोक सिचुएशन में ना लेके आए। लाइफ है, जिंदा है, आप ठीक ठाक हैं तो आज नहीं तो कल जरूर ट्रेवल करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि अपने पैसेंजर्स को भी कोऑपरेट करना चाहिए और अपनी एयरलाइंस को भी इसके अंदर नहीं, खैर कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जी तो वही समझ में आता है जो लिखा होता है ना, जब आप सफ़र कर रहे होते हो कि दुर्घटना से देर भली। देर भली, तो राइट। यहाँ पर यही बात समझ में आती है, ये ज़रूरी भी जी है। और मैं फिर जिक्र करूँगी कि हमने एक बहुत बड़ा हादसा देखा है। इसके जी अलावा हमने इस बीच, अगर मैं बात करूँ, आप ख़ास तौर पर इस ईयर में अगर आप बात करें, आपने बहुत सारे ऐसे हादसे, अहमदाबाद हादसे के अलावा अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में एक बड़ा हादसा हुआ था, उसमें एक प्लेन क्रैश हुआ था, और इस बीच कई सारे हादसे हमने ऐसे देखे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सतर्कता की ज़रूरत है। ये जो रेडिएशन है, ये जी किस तरीके का असर डाल सकता है फ्लाइट्स पर? क्या फ्लाइट्स के क्रैश होने की या इस सब की संभावना हो सकती है, डगमगा सकता है, किस तरीके का असर हो सकता है? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो रेडिएशन की डेंसिटी है, वो आप नाप नहीं सकते हैं कि एंगल ऑफ अटैक सोलर रेडिएशन का किस लॉन्ग लैटिट्यूड पे किस साइड पे कितना पड़ेगा। वो जितना उसके ऊपर इफेक्टिव होगा, जितना रेज और रेडिएशन हाई होंगी, उसका इम्पैक्ट उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, प्लेन के ऊपर उतना ज़्यादा आएगा। तो उसी की रोकथाम के लिए, उसी को बचाने के लिए एयरबस का जो ये कदम उठाया गया है। और जैसे आपने बताया, ये लाइफ थ्रेट ही है अगर देखा जाए, क्योंकि प्लेन अगर अननोइंगली, मान लीजिए मैं किसी चीज को कमांड कर रहा हूँ और सारी चीजें मेरी कमांड में है और अननोइंगली वो कमांड मुझसे छिन जाती है और मैं एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक पर्टिकुलर स्पीड से जा रहा हूँ, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी जोर का एक वो झटका होगा, कितनी जोर का वो ड्रॉप होगा। तो उस सिचुएशन के अंदर प्लेन स्टॉल पोजीशन में भी आ सकता है। जब प्लेन स्टॉल पोजीशन में आता है तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके क्रैश होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। तो ये जो एक्शन इन्होंने लिया है, ये बहुत अच्छा एक्शन है और इसके अंदर लाइफ थ्रेट ये एक सिचुएशन है और इसको अगर हम जल्द से जल्द मुस्तैद और ठीक कर लेंगे तो हमारी एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सभी को इसके अंदर कोऑपरेट करना चाहिए और इसकी बारीकी से जांच करनी चाहिए कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। और इस तरह के सॉफ्टवेयर की रोकथाम के लिए हमारे पास एक बैकअप सॉफ्टवेयर भी एयरक्राफ्ट के अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी, आपने कहा कि 4 से 5 दिन लग सकते हैं। अब ये एक लंबा समय है, तो क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर ये इंडिगो और एयर इंडिया की फ़्लाइट में इसकी दिक्कत है, तो बाकी और जो जितने भी फ़्लाइट्स हैं, जितनी और कंपनीज़ हैं, उस तरफ लोग डाइवर्ट हों, देखिए या उन पर भी खतरा हो सकता है? देखिए क्या है कि एविएशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास आज के टाइम में देखा जाए तो लाइव 6-7 एयरलाइंस है जो करंटली फ्लाई कर रही हैं। तो कंपटीशन का तो ये चल ही रहा है पीरियड। और कंपटीशन के टाइम में एक देखा जाए तो जो एयरलाइन के पास बोइंग एयरक्राफ्ट हैं उनकी आने वाले 4-5 दिन में चांदी हो जाएगी। लेकिन जो इंडिगो और एयरबस अपना एयर इंडिया है, 4-5 दिन के असर से फाइनेंशियल स्टेटस से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लीजिए अगर 4-5 दिन के इस पीरियड के अंदर अगर इसके ऊपर ध्यान ना दिया जाता तो इतना बड़ा नुकसान हो जाता कि उसको हम इसकी भरपाई किसी भी तरीके से नहीं कर सकते थे। जैसे अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, उस हिसाब से देखा जाए तो हम नहीं कर सकते थे। जान-माल की नुकसान होता, एयरक्राफ्ट भी नुकसान होता, इंडस्ट्री बदनाम होती, एयरलाइन भी बदनाम हो जाती, तो उसके अंदर लोग दोबारा ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन अब एक इतना अच्छा एक
अंडरस्टैंडिंग बनेगी पैसेंजर्स के अंदर, एयरलाइंस के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर कि लोगों को अपनी सेफ्टी और फ्लाइंग करने की जिज्ञासा उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्या तो आपको हिंदुस्तान सर, क्या आपको लगता है, क्योंकि इस बीच थोड़े दिन पहले भी एक एरर आया था एयरपोर्ट पर, आपको याद होगा, और जी उससे भी काफ़ी दिक्कत का सामना, जब वहाँ पर जितने पैसेंजर्स थे पहुँचे और सब बड़े हतप्रत से परेशान। ये लगातार एविएशन सेक्टर में इस तरह की दिक्कतों का आना, ये एविएशन सेक्टर के लिए तो है ही परेशानी की बात, क्योंकि तब तो ये भी था कि भाई कोई क्या छेड़छाड़ हुई है, कोई साइबर छेड़छाड़ हुई है, इस साइबर क्राइम हुआ है, इस एंगल से भी उसको देखा गया था। तो ये लगातार इस तरह से होना अभी एविएशन सेक्टर में, ये बड़ा चिंताजनक बात है। देखिए, मैं 2025 को अगर कंसीडर करता हूँ एविएशन के अंदर, तो मैं इसको एक ब्लैक ईयर कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि इस ईयर के अंदर अगर आप देखा जाए कम से कम पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम 25 से 26 एयर एक्सीडेंट्स, एयर क्रैश हुए हैं और उसके अंदर कम से कम भी ये मान के चलिए 250 से 300-400 के आसपास पैसेंजर्स की लाइफ गई है और हमारे एविएशन इंडस्ट्री के लिए कम से कम भी 50 से 60 लोगों ने इसमें जान गंवाई है, जिसके अंदर हमारे होनहार पायलट्स, केबिन क्रूज और ये सारी चीजें, इंजीनियर्स इसमें इन्वॉल्व थे। और जैसे अभी आपने बताया कुछ टाइम पहले एटीसी कंट्रोल के अंदर कुछ खामी पाई गई थी, जिस वजह से बहुत सारी फ्लाइट्स एकदम से जो है कैंसिल करनी पड़ी थी और एयरपोर्ट के ऊपर अफरा तफरी मच गई थी। तकरीबन 100 से ज्यादा फ्लाइट्स थी। अगर 100 से ज्यादा फ्लाइट्स का आप कंसिडर करें तो एक नॉर्मल मिनिमम एवरेज अगर हम लेके चलते हैं 150 पैसेंजर एक फ्लाइट के अंदर अगर जा रहा है तो तकरीबन ये मान कीजिए 15 से 20 हजार पैसेंजर्स का एयरपोर्ट के ऊपर लोड हो जाना इमीडिएट, देन एंड देयर, बैक टू बैक, एक के बाद एक फ्लाइट्स थी और वो सारी फ्लाइट जो है 120 फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी। तो तकरीबन 20 से 25 हजार पैसेंजर्स का चोस जो है इकट्ठा हो गया था एयरक्राफ्ट के एयरपोर्ट के ऊपर और उनको संभालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और वो बहुत पैनिक सिचुएशन थी, लेकिन वो धैर्य का सामना करते हुए हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स ने, एयरलाइंस ने और एयरलाइन स्टाफ ने उसका बड़ा अच्छे से उसका सामना किया और पैसेंजर्स ने भी उसमें बहुत सहयोग किया और कोई अनहोनी ऐसी घटना ना हो उसको देखते हुए उन्होंने उस दिन को बड़े अच्छे से मैनेज किया। लेकिन कुछ एक चंद घंटों के बाद वो खामी ठीक कर दी गई थी और एटीसी कंट्रोल ने उसको दोबारा से सुचारू रूप से रीस्टार्ट कर लिया था। तो उसी सिचुएशन को देखते हुए अभी जो पैनिक क्रिएट होने वाला था, इसीलिए इन्होंने पहली नोटिफिकेशन एडवाइजरी जारी की है। तो जो अभी करंट में लोग टिकट बुक नहीं करेंगे इस सीरीज के एयरक्राफ्ट के ऊपर, लेकिन जिन लोगों ने एडवांस में की हुई है तो एयर बस के अलावा एयरलाइंस के पास और भी ऑप्शंस हैं जो एक ऑल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट के तौर पे उस रूट के ऊपर ये उस एयरक्राफ्ट को वहां पर ला सकते हैं। तो जैसे इंडिगो का स्टैटिक एयरलाइंस दूसरी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ भी है, तो वो उस टाइम पे उस एयरक्राफ्ट को भी वहां पर यूज कर सकते हैं। तो जितना भी हो सकता है उसको मैनेज करेंगे और पैसेंजर्स को अपनी तरफ से पूर्ण रूप से जो फैसिलिटीज उन्होंने जो पैसे टिकट के दिए हैं और जिन लोगों को ताकि वो पहली वाली पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो। हालांकि लोग अभी भी पैनिक हुए होंगे, ऐसा नहीं है, किसका कितना जरूरी काम है, कहाँ जाना है, एंड मोमेंट पर इस तरीके से होना, पैनिक सिचुएशन होगी, बट फिर वही बात कहूंगी कि दुर्घटना से देर भली कंट्रोलेबल रहेगी, क्योंकि ये प्री एडवांस में आपको आ गया और आपकी नॉलेज में, और मुझे भी मालूम है कि मान लीजिए इस एयरक्राफ्ट के अंदर ये खामी आ गई तो मैं उसमें ट्रेवल नहीं करूंगा। चाहे मेरी टिकट 10,000 की, 20,000 या 50,000 की, मेरी लाइफ मुझे मैटर करती है। इसके अलावा हिंदुस्तान में और भी ट्रांसपोर्ट के जो है सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। आप बाय ट्रेन जा सकते हैं, बाय रोड जा सकते हैं। बहुत सारे 4 घंटे की जगह 8 घंटे आपको लग सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप अपने आप को सेफ रखें, अपने आप को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में ट्रेवल कराएं, पैनिक सिचुएशन में ना जाएं और इस चीज से दूर रहें। और अभी जो टिकट को देखते हुए जब भी आपने जाना है तो नेट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं इस रूट पे कौन सा एयरक्राफ्ट किस सीरीज का है, या इसके ये बहुत जरूरी है कि आपकी फ्लाइट है इस सीरीज की है या नहीं है, ये तो आपको देखने पे पता चलेगा। तो पहले डिटेल्स जरूर पता कर लेंगे। कैप्टन कबीर, ये तो आपने बताया क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए है और लोगों के पास उसके लिए विकल्प भी हैं, और जाहिर है एविएशन सेक्टर जो है वो ज़रूर सोच रहा होगा कि किस तरीके से ये जो इतने दिनों का डिले है इसको कम किया जा सकता है या कम से कम लोगों के लिए हो। इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी टेक्निकली, क्योंकि मैं पढ़ रही थी, एक ELAC होता है जो कि पायलट के थ्रू कमांड दिया जाता है। ज़रा बताएंगे क्या है, किस तरीके से काम करता है? देखिए, ये ELAC होता है, इसको एलिवेटर एंड एलेरोन कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं हम लोग, जो आप एयरक्राफ्ट को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव करने के लिए जॉयस्टिक या एयरबस के अंदर
अपने कंट्रोल कॉलम के लिए यूज करते हैं, और ये एक अहम पार्ट है एयरक्राफ्ट का, और इसी से एयरक्राफ्ट की सारी मूवमेंट्स जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं। और इसी से कंसर्न ये सॉफ्टवेयर है जो सोलर रेडिएशन से इसके ऊपर इफेक्ट आया है। और इन एयरबस की जो सीरीज 319, एयरबस 320 और 321 के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है, और जेट ब्लू के ऊपर भी इसका इफेक्ट हुआ था, जिस वजह से काफी इंजरीज वहां पर हुई थी। जो फ्लाइट जो है मैक्सिको से न्यूयॉर्क न्यू जर्सी जा रही थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग उसका फ्लोरिडा टेम्पो एयरपोर्ट के ऊपर किया गया था। तो इसको हम एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इसको बोलते हैं, और ये एयरक्राफ्ट का बहुत मेन कंट्रोलिंग सिस्टम है जो पायलट के द्वारा और ऑटो पायलट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। जी जी, तो कुल मिलाकर ये जो तकनीकी खामी हुई है इसको अब ठीक किया जा रहा है। कैप्टन कबीर, आपने अपना समय दिया भारत एक्सप्रेस को, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जी, बहुत जैसा कि सबको बताया कि थोड़ा डिले ज़रूर होगा, लेकिन दुर्घटना से देर भली, ये हर किसी को सोचना होगा। तकनीकी खामी है, इसको अपडेट किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।